हेलो गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मिशन हाई नर्सिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। जैसे कि हमारे बहुत सारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, नॉर से 2021 आने वाला है, जिसमें कि फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसलिए आज हम डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज़ द नर्स रिसीव्स एन एबीजी। नर्स ने एक एबीजी रिपोर्ट रिसीव की है, उस पर जो हमारे पीएच वैल्यू है वो 7.35 है। PCO2 दैट इज़ पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड वो 62 mm ऑफ Hg है, और HCO3 दैट इज़ बाइकार्बोनेट वो हमारे 28 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है। तो इससे क्या इंटरप्रेट हो रहा है, मतलब हमारा पीएच दिया है, PCO2 दी है और बाइकार्बोनेट की वैल्यू दी है। तो जो हमारा नॉर्मल पीएच होता है वो होता है 7.35 टू 7.45। तो पीएच तो ये नॉर्मल रेंज के अंदर है। PCO2 जो होती है वो हमारी नॉर्मल होती है 35 टू 45 mm ऑफ Hg, बट इसमें 62 mm ऑफ Hg है, तो मतलब ये PCO2 हमारा इंक्रीज्ड है इसमें। और HCO3 जो होता है उसका नॉर्मल होता है 21 टू 28 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो HCO3 दैट इज़ बायोकार्बोनेट ये भी हमारे नॉर्मल रेंज के अंदर है। तो इसमें जो हमें देखने को मिल रहा है वो PCO2 इंक्रीज देखने को मिल रहा है, और बाकी दोनों जो रेंजेस है वो हमारा नॉर्मल रेंजेस हैं। तो क्या हो सकता है, कंपनसेटेड तो सब में है, क्योंकि कंपनसेट इसलिए इसमें दिख रहा है क्योंकि जब पीएच हमारा नॉर्मल रेंज में होता है तो ये कंपनसेटेड होता है, मतलब पीएच नॉर्मल दिख रहा है तो मतलब कंपनसेटेड आएगा। कंपनसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, कंपनसेटेड मेटाबॉलिक एल्कलॉसिस है, कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, या कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एल्कलॉसिस है। जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ऐसे क्वेश्चंस हमें एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं ये क्वेश्चंस और बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। जल्दी से करिए कमेंट बॉक्स में आंसर कि PCO2 इंक्रीज है, बाकी बाइकार्बोनेट और पीएच लेवल नॉर्मल है, तो हमें क्या देखने को मिल रहा है। तो इसमें इसका आंसर होगा कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, दैट इज़ ऑप्शन थर्ड। क्यों होगा, क्योंकि हमारा PCO2 डेट इज़ रेस्पिरेटरी को शो कर रहा है ना ये, तो PCO2 इंक्रीज्ड है, तो मतलब अगर पार्शियल CO2 इंक्रीज हो रही है बॉडी में तो वो एसिडोसिस कर रही है, और जो CO2 है वो रेस्पिरेशन से उसका रिलेशन है, तो इसलिए हमारा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस देखने को मिल रहा है इसमें। वो भी कंपनसेटेड क्योंकि हमारा पीएच जो है वो नॉर्मल लेवल पे है, तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, दैट इज़ कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ड्यूरिंग द नाइट शिफ्ट अ नर्स फॉरगॉट टू एडमिनिस्टर एन इंजेक्शन एट 2 AM ड्यू टू स्लीपिंग, व्हाट इज कॉल्ड दिस एक्ट अकॉर्डिंग टू एथिकल प्रिंसिपल। ऐसे क्वेश्चंस भी बहुत देखने को मिलते हैं कि भाई एक नर्स है नाइट शिफ्ट में, वो सो गई, सोने की वजह से उसने 2 AM का इंजेक्शन नहीं दिया पेशेंट को, तो ये कौन सा एक्ट आएगा अकॉर्डिंग टू एथिकल प्रिंसिपल में। नेग्लिजेंस, माल प्रैक्टिस, लीडरशिप, सुपरविजन। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ए, दैट इज़ नेग्लिजेंस, क्योंकि वो सो गई, गलती से सो गई और वो भूल गई इंजेक्शन देना, तो ये हमारा नेग्लिजेंस आएगा। क्योंकि जो नेग्लिजेंस होता है वो अनइंटेंडेड हार्म होता है, मतलब वो सोचा समझा हार्म नहीं होता पेशेंट को, वो गलती से हो जाता है। फेलियर टू प्रोवाइड रीजनेबल केयर, मतलब फेल हो जाती है नर्स प्रोवाइड करने में रीजनेबल केयर, मतलब इंजेक्शन देने में वो फेल हो गई, दे नहीं पाई इंजेक्शन, तो ये हमारा नेग्लिजेंस में आएगा। जो हमारा माल प्रैक्टिस होता है वो क्या होता है, कोई मतलब नोइंगली, मतलब खुद से हम कुछ गलत कर रहे हैं, तो वो हमारा माल प्रैक्टिस में आएगा। कि अगर हम फेल हो गए प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करने में पेशेंट के, जिसके कारण पेशेंट को कोई इंजरी हो गई या लॉस हो गया, कोई डैमेज हो गया, तो ये हमारा मैल प्रैक्टिस में आएगा। और सुपरविजन और लीडरशिप, सुपरविजन क्या होता है, कोई भी चीज़ को सुपरवाइज करना है सुपरविजन, और लीडरशिप एक्शन ऑफ लीडिंग अ ग्रुप या फिर पीपल ऑर्गन, पीपल या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन को लीड करना, उसको हम लीडरशिप बोलेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा नेग्लिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ पेशेंट्स ब्लड प्रेशर इज 83 डिवाइड बाय 50, दैट इज मतलब सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, कैलकुलेट मीन आर्टीरियल ब्लड प्रेशर। हमें
MAP निकालना है, दैट इज़ मीन आर्टीरियल प्रेशर निकालना है। तो कितना होगा वो 45 mm ऑफ Hg, 51 mm ऑफ Hg, 61 mm ऑफ Hg या 65 mm ऑफ Hg। तो जल्दी से कैलकुलेट करिए। हमारा कैसे निकालते हैं हम मीन आर्टीरियल प्रेशर, ये क्वेश्चंस भी बहुत बार आते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा मीन आर्टीरियल प्रेशर निकालने का, दैट इज़ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस 2 इंटू डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिवाइड बाय 3। ये हमारा फॉर्मूला होता है मीन आर्टीरियल प्रेशर निकालने का। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इसमें हमें दिया है 83, प्लस करेंगे 2 इंटू डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर दैट इज़ 50 डिवाइड बाय 3। सॉल्व करिए जल्दी से इसको, जल्दी से करिए सॉल्व, क्या आएगा आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन थर्ड, दैट इज 61 mm ऑफ Hg। नेक्स्ट क्वेश्चन, a post-operative client treating in post-operative general ward after 6 days of abdominal surgery, surgical wound are opened and intestine protrude from the wound. This type of surgical emergency is called, मतलब एक पोस्ट ऑपरेटिव क्लाइंट है, वो पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड में है और 6 डेज हो गई उसकी एब्डोमिनल सर्जरी को, और जो उसके इंटेस्टाइन जो है वो प्रोट्रूट हो रही है, मतलब उसका वूंड जो है वो ओपन हो गया है और वहाँ से इंटेस्टाइन बाहर आ रही है। तो ये कौन सी इमरजेंसी कहलाएगी? वूंड रप्चर, वूंड सेप्सिस, वूंड एविसरेशन या वूंड डेहिसेंस, क्या कहलाएगा? जल्दी से कमेंट करिए। वो उसकी इंटेस्टाइन वूंड से बाहर आ गई है, वूंड ओपन हो चुका है, ये कौन सी इमरजेंसी है? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा वूंड एविसरेशन। जो वूंड एविसरेशन है वो एक हमारी सर्जिकल इमरजेंसी होती है, इसको फटाफट हमें ट्रीट करना होता है। इसमें क्या होता है, जो वूंड होता है वो ओपन हो जाता है और फिर जो इंटेस्टाइन और जो भी मटेरियल होता है हमारा एब्डोमेन में वो बाहर की तरफ प्रोट्रूट हो जाता है इसमें। तो ये एक टाइप की इमरजेंसी होती है। और जो हमारा वूंड डेहिसेंस होता है वो होता है हमारा ओपनिंग जो हो जाती है सर्जिकल वूंड की ड्यू टू एक्सेसिव प्रेशर हो गया या सूचरिंग इम्प्रॉपर थी या वूंड हीलिंग सही से नहीं हुई तो वो ओपन हो जाता है, वो वूंड डेहिसेंस, मतलब वूंड का फटनाइज्ड वूंड डेहिसेंस, ठीक है, फट जाना, मतलब किसी प्रेशर की वजह से वो फट गया है। और एविसरेशन मतलब वूंड खुल भी गया और उसके जो इंटेस्टाइन वगैरह है वो वूंड से बाहर प्रोट्रूट भी हो गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a nurse changing the stoma appliance on a patient ileal conduit, which characteristic of the stoma would alert the nurse that the patient is experiencing ischemia? मतलब उसको स्टोमा है, पेशेंट को इलियल कंड्यूट है और पेशेंट को स्टोमा क्रिएट किया हुआ है, तो कौन सा जो शो कर रहा है इस्चीमिया है स्टोमा में? द स्टोमा इज़ हार्ड एंड ड्राई, द स्टोमा इज़ पेल एंड पिंक कलर, द स्टोमा इज़ स्वॉलन, द स्टोमा इज़ पर्पल ब्लू कलर। इनमें से कौन सा हमारा शो कर रहा है स्टोमा में इस्चीमिया है? जो हमारा इलियक कंड्यूट क्या होता है, ये हमारा मतलब यूरिनरी डाइवर्शन जो होता है वो बनाया जाता है जब हमारा ब्लैडर रिमूव करते हैं। जैसे किसी पेशेंट का ब्लैडर रिमूव किया है तो उसमें हम एक यूरिनरी डाइवर्शन बनाते हैं, तो उसी को हम इलियक कंड्यूट बोलते हैं। इसमें क्या होता है, यूरिन को ड्रेन करने के लिए हम एक स्टोमल ओपनिंग करते हैं, इंटेस्टाइन का पार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट लेके वहाँ पे ओपनिंग कर देंगे और एक यूरिन ड्रेन बना लेंगे वहाँ से। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन 4, दैट इज़ स्टोमा इज़ पर्पल ब्लू कलर। क्योंकि अगर स्टोमा पर्पल ब्लू कलर का है तो वो शो कर रहा है कि स्टोमा में इस्चीमिया हो रहा है, सर्कुलेशन में कोई प्रॉब्लम है। अगर स्टोमा पेल पिंक कलर का है तो मतलब ऐसा है कि एनीमिया हो सकता है, कि ब्लड की कमी से पेल पिंक कलर का स्टोमा दिख सकता है। और स्टोमा अगर स्वॉलन है तो ये स्टार्टिंग फेज़ में जो स्टोमा होता है वो स्वॉलन ही होता है, धीरे धीरे करके वो नॉर्मल हो जाता है। तो जब स्टार्टिंग में बनता है स्टोमा तो वो स्वॉलन ही रहता है। तो इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नर्स प्रोवाइडिंग केयर ऑफ ए क्लाइंट चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम लगा हुआ है पेशेंट को, उसको केयर कर रही है। उसने देखा कि चेस्ट ट्यूब जो है वो सेपरेट हो गई है ड्रेनेज डिवाइस से, तो वो अब क्या, उसका फर्स्ट प्रायर एक्शन क्या होना चाहिए इस सिचुएशन में?
नोटिफाई करेगी फिजिशियन को, अप्लाई करेगी ऑक्लूसिव ड्रेसिंग ऑन द साइट, असेस द पेशेंट फॉर साइन ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, या पुट ऑन ग्लव्स एंड इंसर्ट द चेस्ट ट्यूब इन अ बॉटल और ऑफ स्टेराइल सेलाइन। क्या होगा इसका करेक्ट? फर्स्ट प्रायोरिटी क्या देखने करेगी नर्स अगर उसका ड्रेनेज सिस्टम से ड्रेनेज ट्यूब हट गई है तो उसका सबसे प्रायर एक्शन क्या होगा इसमें? तो इसका करेक्ट आंसर है 4, दैट इज पुट ऑन ग्लव्स एंड इंसर्ट द चेस्ट ट्यूब इन अ बॉटल ऑफ स्टेराइल सेलाइन। कोई भी स्टेराइल सेलाइन या वाटर की बॉटल में वो डिप कर देगी ट्यूब को। ये इसका फर्स्ट होगा। नोटिफाई द फिजिशियन के बाद की बात है, पहले वो हैंडल करेगी उस सिचुएशन को। अप्लाई एन ऑक्लूसिव ड्रेसिंग ऑन द साइट, ये तब करते हैं अगर चेस्ट ट्यूब जो है चेस्ट से रिमूव हो जाती। तो अगर चेस्ट ट्यूब चेस्ट से रिमूव होती, पुल्ड आउट हो जाती, डिसलॉज हो जाती, तो हम ये करते, ड्रेसिंग करते। और असेस द पेशेंट फॉर साइन ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, ये तो बात की बात है। पहले तो हम जो अभी हमारे जो सिचुएशन क्रिएट हुई है उसको हैंडल करना है। सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी होगी हमारा सेलाइन बॉटल में उसको ट्यूब को हम डाल देंगे, बाकी चीज़ें बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन मॉनिटरिंग एन IV साइट and infusion, a nurse note pain at the assessed site with arrhythmia and edema। मतलब जब मॉनिटर कर रही है IV साइट पेशेंट की, इन्फ्यूजन चल रहा है उसको, तो नर्स ने देखा है कि वहाँ पे पेन है और अरिथमा भी, मतलब रेडनेस भी है और एडिमा भी है। तो ये कौन सा ग्रेड होगा हमारा फ्लेबाइटिस का? ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 या ग्रेड 4? कौन सा ग्रेड देखने को मिल रहा है? तो बेसिकली हमारे टोटल जो ग्रेड होते हैं वो 5 होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो जो हमारा ग्रेड 1 है उसमें तो सिर्फ हमें अरिथमा देखने को मिलेगा पंचर साइट पे, और पेन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, मतलब विद और विदाउट पेन। ग्रेड 0 जो होता है उसमें तो कुछ नहीं होगा, हेल्दी दिखेगा। ग्रेड 1 में लाइट मतलब रेडनेस दिखेगी, अरिथमा, और विद और विदाउट पेन होगा। और जो ग्रेड 2 है उसमें पेन भी होगा, एडिमा होगा, अरिथमा होगा। ये तीनों चीज़ हमें देखने को मिलेगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 2, क्योंकि ऑप्शन ग्रेड 2 में ही हमें पेन भी देखने को मिलता है, अरिथमा भी देखने को मिलता है और एडिमा भी देखने को मिलता है। और जो ग्रेड 3 होता है उसमें पेन होगा, अरिथमा होगा, हार्डनिंग, मतलब जो 2 सेकंड ग्रेड तक चीज़ें थी वो सारी होंगी, प्लस इंड्यूरेशन भी होगा उसमें। और जो ग्रेड 4 है उसमें भी 3 में जितनी भी सारी चीज़ें थी, अरिथमा, हार्डनिंग, पेन होगा, इंड्यूरेशन, ये सबके साथ पैल्पेबल वीनस कॉर्ड देखने को मिलेगा। और जो मतलब ग्रेड 5 होगा उसमें जो 4 तक ग्रेड में सारी चीज़ें थी, प्लस पायरेक्सिया, मतलब फीवर, हाई ग्रेड फीवर देखने को मिलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। Next question, which of the following is the first priority while planning care for a client with a diagnosis of immune deficiency? पेशेंट का इम्यून डेफिसिट है तो उसमें हमें प्रायोरिटी क्या होगी? प्रोवाइडिंग इमोशनल सपोर्ट टू डिक्रीज एंजाइटी, एनकरेजिंग डिस्कशन अबाउट लाइफस्टाइल चेंजेस, आइडेंटिफाई फैक्टर दैट डिक्रीज द इम्यून फंक्शन, या प्रोटेक्टिंग द क्लाइंट फ्रॉम इन्फेक्शन। इनमें से कौन सी प्रायोरिटी देखने को मिलेगी इम्यूनो डेफिसिट पेशेंट में? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, दैट इज़ प्रोटेक्टिंग द क्लाइंट फ्रॉम इन्फेक्शन। फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी इन्फेक्शन से ही उसको प्रोटेक्ट करना होगा, क्योंकि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज क्लाइंट है, वो मोर प्रोन है कोई भी सेकेंडरी इन्फेक्शन को डेवलप करने के लिए। तो उसको हमें सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी यही देनी पड़ेगी। बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो बात की बात है। ये डिक्रीज एंजाइटी के लिए इससे कोई रिलेशन नहीं है इसका। एनकरेज डिस्कशन अबाउट लाइफस्टाइल चेंजेस, इससे भी कोई ऐसा कुछ लिंक नहीं है। आइडेंटिफाई फैक्टर दैट डिक्रीज द इम्यून फंक्शन, और ज़्यादा मतलब ऐसे फैक्टर्स को बाद में हम देखेंगे ना, पहले हम ये देखेंगे कि इन्फेक्शन से कैसे उसको बचा सकें ताकि उसको इन्फेक्शन ही ना हो, क्योंकि वैसे वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ है, प्रोन है इन्फेक्शन के। तो सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी है इन्फेक्शन से उसको प्रोटेक्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, the structure that is located near the laryngopharynx to prevent a food bolus from entering the airway during swallowing। मतलब ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो हमारा
लैरिंजोफेरिंक्स के पास में है, जो हमारा फूड को एयरवे में जाने से रोकता है? पैलेट, क्रिकॉइड, एपिग्लॉटिस या टंग? कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो रोकता है फूड को एयरवे में जाने से? जल्दी से आंसर कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन थर्ड, दैट इज़ एपिग्लॉटिस। जो हमारा एपिग्लॉटिस है वो हमारा प्रोटेक्ट करता है फूड को एयरवे में जाने से। एपिग्लॉटिस जो है वो लीफ शेप का फ्लैप होता है, कार्टिलेज का बना हुआ होता है, ये टंग के बिहाइंड में प्रेजेंट होता है और लैरिंग्स के टॉप पे। इसका मेन फंक्शन होता है हमारा एपिग्लॉटिस का, ये सील कर देता है विंड पाइप को ड्यूरिंग ईटिंग। जब हम खाना खाते हैं तो जो हमारा विंड पाइप है उसको ये क्लोज कर देता है ताकि एक्सीडेंटली फूड उसमें ना चला जाए, एस्पिरेशन ना हो, जिसकी वजह से चोकिंग और डेथ भी हो सकती है पेशेंट की। तो इसलिए ये हमारा जो एपिग्लॉटिस है ये रोकता है फूड को एयरवे में जाने से। नेक्स्ट क्वेश्चन, A healthcare provider prescribes acetaminophen liquid 450 mg orally every 4 hours PRN for pain. The medication labeled reads as 160 mg per 5 ml. The nurse prepares how many milliliter administer in one dose. वन डोज में कितना देना है वो हमें निकालना है। सबसे पहले हमें क्या क्या दिया हुआ है वो देख लेना है। सबसे पहले हमें दिया हुआ है कि डोज प्रिस्क्राइब, मतलब जो डिज़ायर डोज है वो कितनी है, 450 mg। और जो हमारा लेबल्ड है मतलब अवेलेबल डोज कितनी है, 160 mg इन 5 ml। ठीक है, तो हमें कैसे निकालना है, इसका ये फॉर्मूला होता है हमारा डिज़ायर डोज अपॉन में अवेलेबल डोज इनटू में ml, कितने ml में है वो। तो डिज़ायर डोज हमारी कितनी है इसमें, 450 mg डिवाइड बाय अवेलेबल डोज कितनी है, 160 mg इनटू कितने ml में है, 5 ml। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 14.06, मतलब अप्रॉक्स 14 ml। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, दैट इज़ 14 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। ऑर्डर इज़ 180 mg ऑफ सेफिक्स IV, अवेलेबल फॉर्म इज़ 500 mg पर 5 ml। जो हमें मेडिकेशन देनी है 2 ml सिरिंज से देनी है, वो भी पर ml में 10 डिवीज़न है। तो हमें कितने डिवीज़न देने होंगे, हमें देनी है 180 mg। इसका निकालना है कितने डिवीज़न इसमें होंगे। तो पहले हम देख लेते हैं, जो हमारा 5 ml में 500, मतलब 5 ml इक्वल्स टू 500 mg। 5 ml में 500 mg है तो 1 ml में कितना होगा, 100 mg। 1 ml में 100 mg हो गया, और यहाँ पे हमें पता है कि 1 ml में 10 डिवीज़न है, तो 1 ml इक्वल्स टू 10 डिवीज़न। तो एक डिवीज़न में कितना आ जाएगा हमारा, 1 डिवीज़न इक्वल्स टू 10 mg। ठीक है, 1 डिवीज़न अगर 10 mg है तो हमें 180 mg का निकालना है। 180 mg में कितने डिवीज़न होंगे, अगर 10 mg इक्वल्स टू 1 डिवीज़न है तो 18 डिवीज़न इक्वल्स टू 180 mg होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा बी, दैट इज़ 18 डिवीज़न। नेक्स्ट क्वेश्चन, A 60 kg patient ordered IV amikacin 25 mg per kg body weight per day. After dividing into parts, the accurate single dose is, मतलब जो आंसर आएगा उसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है और उसका सिंगल डोज निकालनी है, कितनी देनी है। 60 kg उसका वेट दिया हुआ है और अमीकासिन की डोज है हमारे 25 mg पर kg बॉडी वेट पर डे। तो पर डे की डोज आ जाएगी हमारी 25 इंटू उसका वेट कर देंगे 60, तो पर डे हमारी डोज आ गई 1500। और अभी हमें सिंगल डोज निकालनी है तो हमें 1500 डिवाइड बाय 2 कर देंगे, दैट इज़ 750। तो 750 है फर्स्ट ऑप्शन, ये हमारी सिंगल डोज आ जाएगी। इन जो क्वेश्चंस हैं, ये जो हमारे न्यूमेरिकल्स वाले जो भी ड्रग्स वाले क्वेश्चंस हैं, इनकी आप जितनी ज़्यादा हो सके उतनी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये प्रैक्टिस से ही आपको अच्छे से क्लियर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर ऑर्डर्ड 0.35 mg एंड अवेलेबल ड्रग इज़ 0.25 mg पर ml। व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ ड्रग शुड बी गिवन। तो इसमें साफ साफ हमें डिज़ायर डोज दी है 0.35
और जो हमारी अवेलेबल डोज है वो है 0.25 और कितने ml में 1 ml में। तो फॉर्मूले में डाल देंगे डिज़ायर डोज अपॉन में अवेलेबल डोज इनटू में ml। तो डिज़ायर डोज आ गई 0.35 डिवाइड बाय 0.25 इनटू में 1, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.4 ml। दैट इज़ फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिमूवल ऑफ डेड टिश्यू और नॉन विजिबल टिश्यू फ्रॉम एन ओपन वुंड टू प्रमोट हीलिंग इज नोन एज। हीलिंग को प्रमोट करने के लिए जो हम डेड टिश्यू या फिर नॉन विजिबल टिश्यू को रिमूव करते हैं उसको हम क्या कहेंगे? क्लीनिंग, डेब्राइडमेंट, ड्रेसिंग या एक्सीशन। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, दैट इज़ डेब्राइडमेंट। जो डेब्राइडमेंट है वो हम जो हमारे डेड टिश्यूज़ होते हैं उनको रिमूव करते हैं ताकि हमारी जो हीलिंग है उसको प्रमोट हो सके, ग्रेनुलेशन हो सके वहाँ पे, इसलिए हम वहाँ पे हटाते हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग हीलिंग ऑफ सर्जिकल वुंड ओवरग्रोथ ऑफ कोलेजनस और फाइब्रस स्कार टिश्यू एट द साइट ऑफ वुंड इज नोन एज। जो हीलिंग प्रोसेस के टाइम पे ओवरग्रोथ जो हो जाती है फाइब्रस टिश्यू की, स्कार टिश्यू की, उसको हम क्या कहते हैं? ग्रेनुलेशन, कीलॉइड, हेमाटोमा या एक्सुडेट। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा कीलॉइड। जो कीलॉइड होता है वो हमारा ओवरग्रोथ हो जाता है फाइब्रस टिश्यू का, जो कि स्कार टिश्यू में इंजरी की वजह से बाद में बन जाता है। कीलॉइड जो है वो एक्सेसिव मतलब कॉज बाय एक्सेसिव जो है प्रोटीन की वजह से होता है स्किन में। स्किन हीलिंग के टाइम पे जो हमारा कोलेजन होता है वो एक्सेसिव बन जाता है, इस वजह से वहाँ पे हमारा कीलॉइड देखने को मिलता है। लंप सा होता है, लंपी सा होता है, ये रिजिड सा, हार्ड सा होता है। और जो हमारा हेमाटोमा होता है वो क्या होता है? वो ब्रूइश हो जाता है, मतलब ड्यू टू इंजरी, जिसकी वजह से जो हमारा ब्लड है वो कलेक्ट हो जाते हैं, पूल हो जाता है अंडर द स्किन, तो वहाँ पे ना ब्लूइश डिस्कलरेशन देखने को मिलता है। तो ये तो हमारा हेमाटोमा होता है। और जो हमारा एक्सुडेट है वो कोई भी फ्लूइड जो होता है, मतलब जो ब्लड वेसल से फ्लूइड लीक हो जाता है नियर बाय टिश्यू में, ये मे बी किसी भी इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन वाले एरिया से भी ऊज हो सकते हैं या फिर कट से भी दिख सकता है हमें एक्सुडेट, तो इसको हम एक्सुडेट कहते हैं। ये एक फ्लूइड होता है जो कि लीक हो जाता है। और हेमाटोमा जो होता है वो हमारा ब्लूइश डिस्कलरेशन, मतलब ब्लड कलेक्ट हो जाता है स्किन में, वो होता है। और जो हमारा ग्रैनुलेशन है वो क्या, न्यू कनेक्टिव टिश्यू का फॉर्म होना होता है, जिसकी वजह से माइक्रोस्कोपिक ब्लड वेसल्स भी फॉर्म होती हैं उस सरफेस पे, ताकि हीलिंग प्रोसेस फास्ट हो सके। ग्रैनुलेशन बेसिकली हीलिंग प्रोसेस को कहते हैं हम। न्यू सेल्स जो है वो ग्रो होते हैं, हेल्दी टिश्यू ग्रो होते हैं, जिसकी वजह से वुंड में हीलिंग होती है। तो ये तो होता है हमारा ग्रैनुलेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा कीलॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द राइट सीक्वेंस ऑफ वुंड हीलिंग प्रोसेस। जो हमारा वुंड हीलिंग प्रोसेस है उसका करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट है हेमाटोसिस, रिकंस्ट्रक्टिव, मैच्योरेशन एंड इन्फ्लामेटरी फेज, या फिर हेमास्टेसिस, इन्फ्लामेटरी, पॉलीफरेशन एंड मैच्योरेशन, या फिर पॉलीफरेशन, इन्फ्लामेटरी, हेमोस्टेसिस एंड मैच्योरेशन, या इन्फ्लामेटरी, proliferation, hemostasis and maturation। इसमें से करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है आपका वुंड हीलिंग का? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सेकंड, दैट इज़ पहले आएगा हमारा हेमोस्टेसिस। सबसे फर्स्ट स्टेज होती है वुंड हीलिंग की, दैट इज़ हेमोस्टेसिस। इसमें क्या होता है, वुंड जो होता है वो क्लोज हो जाता है बाय क्लॉटिंग, और जो वहाँ की ब्लीडिंग होती है वो स्टॉप होती है। सबसे पहले हेमोस्टेसिस। सेकेंड होगा हमारा इन्फ्लामेटरी, जैसे इन्फ्लामेशन फेस होगा, ये सेकंड स्टेज होता है। ये बिगिन होता है राइट आफ्टर द इंजरी, व्हेन द इंजर्ड ब्लड वेसल्स लीक, ट्रांसुडेट कॉजेज लोकलाइज स्वेलिंग, मतलब वहाँ पे लोकलाइज स्वेलिंग हो जाती है। ट्रांसुडेट जो होता है लीक होता है, उसकी वजह से हमें लोकलाइज स्वेलिंग देखने को मिलती है। फिर थर्ड फेज होता है हमारा प्रोलिफरेटिव फेज। इसमें क्या होता है, जो वुंड जो होता है वो रीबिल्ड होता है, न्यू टिश्यूज़ बनते हैं वहाँ पे, कोलेजन, एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स, ये सब फॉर्म होता है। प्रोलिफरेशन होता है, मतलब ये सारी चीज़ें रीबिल्ड होती हैं। देन लास्ट स्टेज जो होती है वो हमारी मैच्योरेशन होती है, इसको हम रीमॉडलिंग स्टेज भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, वुंड जो होता है वो पूरी तरह से कवर्ड हो जाता है, फिल्ड हो जाता है, स्ट्रेंथन हो जाता है, और एक स्कार टिश्यू फॉर्म हो जाता है हमारा। ये हमारा लास्ट स्टेज होती है वुंड हीलिंग की।
तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्लाइंट हु इज अनकॉन्शियस नीड फ्रीक्वेंट माउथ केयर व्हेन परफॉर्मिंग माउथ केयर, द बेस्ट पोजीशन ऑफ ए क्लाइंट इज। अनकॉन्शियस पेशेंट को हमें माउथ केयर देनी है, उसको कौन सी बेस्ट पोजीशन हम देंगे, सुपाइन, सेमी फाउलर, साइड लाइन या ट्रेंडलबर्ग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है साइड लाइन, दैट इज ऑप्शन थर्ड। साइड लाइन इसलिए देंगे ताकि पेशेंट जो है वो एस्पिरेट ना कर जाए, अनकॉन्शियस है, उसका गैग रिफ्लेक्स, उसको कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं है, वो अनकॉन्शियस है। तो अगर हम उसको कुछ भी माउथ केयर देंगे तो कोई भी मतलब वाटर जो है वो मे बी चोक हो जाए या फिर पेशेंट एस्पिरेट कर जाए उसको, तो इसकी वजह से ये डेथ भी कॉज कर सकता है। तो इसलिए हमें साइड लाइन पोजिशन में ही देके पेशेंट को माउथ केयर देनी है। और ओरल हाइजीन तो इम्पॉर्टेंट है पेशेंट के लिए, क्योंकि वो खुद तो कर नहीं पा रहा, तो हमें रोज़ उसका क्लीन करना है माउथ केयर देंगे, क्योंकि वहाँ पे भी बैक्टीरिया ग्रो कर सकता है और मे बी पेशेंट एस्पिरेट कर जाए तो उसको निमोनिया भी हो सकता है। तो इसलिए उन सबको प्रिवेंट करने के लिए हम माउथ केयर देंगे, और वो भी साइड लाइन पोजिशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ फायर अकर्ड इन अ पेशेंट्स रूम व्हाट वुड बी द नर्सेस प्रायोरिटी। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी, पेशेंट के रूम में आग लग गई तो रेस्क्यू करेंगे पेशेंट को, एक्सटिंग्विश द फायर, साउंड और एक्टिव द अलार्म, या रन फॉर हेल्प। क्या करेंगे इसमें, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, दैट इज़ रेस्क्यू द पेशेंट। सबसे पहला हमारा इसमें 4 चीज़ें कंपोनेंट होते हैं रेस। सबसे पहले आएगा हमारा फर्स्ट रेस्क्यू करना पेशेंट को, ए फॉर एक्टिवेट, फिर फायर अलार्म को एक्टिवेट करेंगे, सी फॉर कन्फाइन द फायर, मतलब जहाँ पे जिस एरिया में फायर लगी है उससे बाहर फैलने नहीं देना, उसी एरिया में उसको कन्फाइन करके रखना है, और ई लास्ट है ई, दैट इज़ एक्सटिंग्विश द फायर। तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है वो हमारा रेस्क्यू करना है पेशेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, a nurse is administering a pain medication to a patient. In addition to checking her identification bracelet, the nurse correctly verify his identify by, नाम उसका ब्रेसलेट पे देखने के बाद भी वो कैसे वेरीफाई करेगी, आस्किंग द पेशेंट टू हर नेम, रीडिंग द पेशेंट नेम ऑन द साइन ऑफ ओवर द बेड, आस्किंग द पेशेंट रूममेट टू वेरीफाई हिज नेम, आस्किंग आर यू मिस्टर कोमल। व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ आस्किंग द पेशेंट टू हर नेम। हम डायरेक्ट पेशेंट से ही उसका नाम पूछेंगे, बाकी सारे ऑप्शंस जो हैं वो गलत हैं, क्योंकि अगर पेशेंट ओवर द बेड, अगर हम ओवर द बेड नेम, कई बार होता है कि पेशेंट के बेड पे कोई और दूसरा पेशेंट आके बैठ सकता है, जिसकी वजह से हम उसको रॉन्ग मेडिकेशन दे देंगे, मतलब उस पेशेंट को जिसको नीड होगी उसको नहीं दे रहे हैं, हम दूसरे पेशेंट को दे देंगे, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। आस्किंग द पेशेंट रूममेट को क्यों वेरीफाई करने के लिए बोलेंगे, हम खुद वेरीफाई करेंगे जाके, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर है आस्किंग द पेशेंट टू हर नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, a nurse Priya is posted in COVID-19 ICU. She finished her shift. How would the nurse remove PPE when leaving from doffing of the COVID-19 area? COVID-19 मतलब कोविड पेशेंट्स को देख रही है, उसने पीपी किट वेयर की, अब वो डॉफिंग करेगी, तो कैसे रिमूव करेगी। सबसे पहले वो रिमूव करेगी गाउन, गॉगल्स, मास्क, ग्लव्स, फिर एग्जिट करेगी डॉफिंग एरिया से, या फिर रिमूव करेगी ग्लव्स, परफॉर्म हैंड हाइजीन, फिर रिमूव करेगी गाउन, फिर मास्क, फिर गॉगल्स। थर्ड है, पहले वो सैनिटाइज़ करेगी अपने हाथों को, फिर वो शू कवर हटाएगी, फिर से सैनिटाइज़ करेगी हाथों को, फिर कवर जो भी कवरऑल्स होंगे उसको हटाएगी, फिर से हैंड हाइजीन करेगी और फर्स्ट पेयर ऑफ ग्लव्स हटाएगी, फिर से हैंड हाइजीन करेगी, फिर गॉगल्स को हटाएगी, फिर से हैंड हाइजीन करेगी, फिर रिमूव करेगी अपना कैप, फिर से हैंड हाइजीन करेगी, फिर मास्क रिमूव करेगी, या फिर से हैंड हाइजीन करेगी और रिमूव करेगी सेकेंड पेयर ऑफ ग्लव्स, दोबारा हैंड हाइजीन करेगी और डिसइंफेक्ट द बॉटम ऑफ शूज़ विथ 1% ऑफ NaOH-CO3, देन ओपन द डोर with a paper towel and leave from the COVID area. First glove, then again sanitize the hand, then remove. या फिर रिमूव करेगी गॉगल्स, मास्क, ग्लव्स, गाउन एंड परफॉर्म हैंड हाइजीन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड। जो ऑप्शन थर्ड है वो एकदम सिस्टमैटिक वे है हमारा पीपीई को डॉफ करने का। इसी शेड्यूल में इसी तरीके से हमें
पीपीई को जो है रिमूव करना होता है। ये बिल्कुल सही तरीका है जो कि हमारे WHO ने रिकमेंड किया है। हमारे MOHFW गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, डेट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने भी यही रिकमेंड किया है। और जो एम्स IPCC कमेटी है, उन्होंने भी यही थर्ड ऑप्शन में जो बताया है वही है। तो इसलिए ये जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टूडेंट नर्स इज लर्निंग टू असेस ब्लड प्रेशर, व्हाट डज द ब्लड प्रेशर मेजर? ब्लड प्रेशर क्या होता है? फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द सर्कुलेशन, force of blood against the arterial wall, force of blood against the venous wall, flow of blood through the heart। इसमें से क्या करेक्ट ऑप्शंस हैं? ब्लड प्रेशर को मेज़र कौन सा करेक्ट है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकंड, दैट इज़ फोर्स ऑफ ब्लड अगेंस्ट आर्टीरियल वॉल। जो आर्टीरियल वॉल्स के अगेंस्ट जो फोर्स लगता है ब्लड के द्वारा, उसको हम कहेंगे ब्लड प्रेशर। और जो हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो होता है 120/80 mm/Hg। Next question, a patient who is febrile may lose body heat through perspiration. The nurse recognizes that this is an example of which mechanism of heat loss? जो perspiration मतलब पसीने के थ्रू जो हमारी हीट लॉस हो रही है उसको हम क्या कहेंगे? इवेपोरेशन, कन्वेक्शन, रेडिएशन या कंडक्शन? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा इवेपोरेशन। जो भी हमारा हीट लॉस जो होगी बॉडी वाटर मतलब जैसे कि पसीना वसीना या इसके थ्रू वाटर के थ्रू होगी, वेपराइज फॉर्म में होगी, वो हमारा इवेपोरेशन है। और जो हमारा कन्वेक्शन है वो एयर वेलोसिटी की वजह से, दैट इज़ मूविंग एयर, जो हमारी मूविंग एयर की वजह से हीट लॉस होगी वो कन्वेक्शन है। और जो हमारा रेडिएशन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से जो हीट लॉस होगी वो रेडिएशन होता है। और कंडक्शन जो है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, मतलब जो हमारे जैसे कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में किसी भी ऑब्जेक्ट के आ रहे हैं तो उसके द्वारा जो हीट लॉस होगी वो हमारा कंडक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन परफॉर्मिंग सक्शनिंग ऑन अ पेशेंट यू शुड, जब हम पेशेंट की सक्शनिंग करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? अप्लाई सक्शन कंटिन्यूसली व्हाइल इंसर्टिंग द कैथेटर या अप्लाई सक्शन इंटरमीडिएटली एज द कैथेटर इज इंसर्टेड, परफॉर्म सक्शन ऑन द पेशेंट फॉर लॉन्गर देन 10 सेकेंड या ऑक्सीजनेट द पेशेंट्स लंग बिफोर एंड आफ्टर सक्शनिंग प्रोसीजर। तो इसमें से हम कौन सा करेक्ट वे है परफॉर्म करने की सक्शनिंग? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन 4, दैट इज़ ऑक्सीजनेट द पेशेंट लंग्स बिफोर एंड आफ्टर सक्शनिंग प्रोसीजर। सबसे करेक्ट यही है। सबसे पहले हमें बिफोर और आफ्टर जो है ऑक्सीजनेट करना है पेशेंट को, सक्शनिंग के पहले भी और बाद भी। बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं क्योंकि कंटिन्यूसली हमें इंसर्ट करते समय तो हमें सक्शन प्रेशर अप्लाई नहीं करना। जब हम निकालेंगे सक्शन मतलब जो कैथेटर होगा उसको जब हम विड्रॉ कर रहे होंगे तब रोटेटिंग मैनर में विड्रॉ करना है और साथ में सक्शन प्रेशर अप्लाई करना है, वो भी लेस देन 10 सेकेंड। 10 सेकेंड के अंदर ही हमें रिमूव कर लेना है। तो सेकेंड ऑप्शन भी गलत हो जाएगा क्योंकि इंटरमीडिएटली हमें सक्शन नहीं करना उसमें, और लॉन्गर देन 10 सेकेंड तो बिल्कुल नहीं क्योंकि डैमेज हो सकता है हमारा। तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रजिस्टर नर्स इज प्लानिंग द क्लाइंट असाइनमेंट फॉर द डे, विच इज़ द अप्रोप्रिएट क्लाइंट असाइनमेंट फॉर द अनलाइसेंस्ड असिस्टिव पर्सनल, दैट इज़ UAP। जो हमारे अनलाइसेंस्ड असिस्टिव पर्सनल है उनके लिए कौन सा असाइनमेंट जो है वो अप्रोप्रिएट होगा? पहला, अ क्लाइंट रिक्वायरिंग कोलोस्टमी इरिगेशन या क्लाइंट रिसीविंग कंटिन्यूस ट्यूब फीडिंग या क्लाइंट हु रिक्वायर्स स्टूल स्पेसिमेन कलेक्शन या फिर अ क्लाइंट हु हैज़ डिफ़िकल्टी स्वेलोइंग फूड एंड फ्लूइड्स। कौन सा काम है जो अनलाइसेंस्ड असिस्टिव पर्सनल कर सकते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3, दैट इज़ अ क्लाइंट हु रिक्वायर्स स्टूल स्पेसिमेन कलेक्शन। क्योंकि बाकी सारे जो काम है वो हाईली स्पेशलाइज्ड या स्किल्ड पर्सन के लिए हैं, तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 3rd। तो आज हमने फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के क्वेश्चंस को डिस्कस किया जो कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हमारे जो
missionhighnursinggroup.com हमारी जो वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आप विज़िट कर सकते हैं और वहाँ से टेस्ट सीरीज़ को देख सकते हैं, बाय कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ से आपको हेल्प मिलेगी अपने आप को इम्प्रूव करने में, अपने आप को देखने में कि आप कितनी आपकी तैयारी हो चुकी है, कितनी आपको मेहनत और करनी बाकी है। तो इसलिए आप जाके विज़िट करिए हमारी साइट पे। वहाँ पे मिशन CHO बुक्स भी हैं जिसको आप ले सकते हैं, जो कि बहुत हेल्पफुल है बच्चों के लिए। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिए।